हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 सेट बी के प्रश्नों को। यहाँ हम लोग लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 12 से लेकर 15 तक को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ वर्ग दिए है, बराबरता दिए है। वर्ग 30-40 के बराबरता 11 है। वर्ग 40-50 के बराबरता 29 है। वर्ग 50-60 के बराबरता 6 है। वर्ग 60-70 के बराबरता 3, 70-80 की 1 है। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग सारणी को इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर वर्ग है, यहाँ बराबरता है। बराबरता को F से दर्शाते हैं। तीसरे कॉलम में हम लोग लेंगे मध्य बिंदु, इसको x दर्शाते हैं। और अंतिम कॉलम में, चौथे कॉलम में गुणनफल f और x का गुणा करके लिखेंगे। तो आते हैं, यहाँ मध्य बिंदु निकालना है। पहला वर्ग है 30-40, इसका मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे मेरे साथ रफ में देखिएगा। यहाँ पर वर्ग 30-40 में निम्न सीमा 30 है, उच्च सीमा 40 है। हम लोग 30 और 40 को जोड़ते हैं, फिर 2 से भाग देंगे। 30-40 को जोड़ने पर मिल जाएगी हम लोग को 70, इसको 2 से भाग देंगे तो मिल जाएगी 35। तो ये अपना मध्य बिंदु 35 हो गई। 35 और 11 का गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 385। अब आते हैं दूसरे वर्ग में। यहाँ पर निम्न सीमा 40, उच्च सीमा 50 है। तो 40 और 50 को हम लोग जोड़कर 2 से भाग देंगे। 40-50 को जोड़ने पर 90 मिलेगी, इसको 2 से भाग देने पर 45। तो यहाँ पर 45। अब इसकी बराबरता 29 से इससे गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 1305। अब वैसे ही 50-60 का मध्य बिंदु मिल जाएगी 55। 55 को 6 से गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 330। 60-70 का मध्य बिंदु मिल जाएगी 65। 65 और 3 का गुणा करेंगे मिल जाएगी 195। 70-80 का मध्य बिंदु 75। 75 में 1 का गुणा करेंगे मिल जाएगी 75। अब क्या करेंगे, ये सभी बराबरता को जोड़ते हैं। इसको सिग्मा एफ से दर्शाते हैं। यहाँ पर ये एफ है। ये क्या है, सिग्मा एफ है। हाँ, सिग्मा एफ मिल गई 50। और यहाँ पर हम लोग को सबको जोड़ेंगे तो हम लोग को सिग्मा एफ एक्स ये मिल गई 2290। माध्य के लिए सूत्र है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान 2290 है और सिग्मा एफ का मान 50 है। अब इसको हम लोग 2290 को 50 से भाग देते हैं तो 45.8, यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13। एक बिंदु का व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को प्रश्न में दिया है शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर है। अब व्यास जो है त्रिज्या की दुगुना होती है तो हो जाएगी 2r बराबर 12। 2 को पक्षांतर करेंगे तो r बराबर 12/2। 12 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 छिक्का 12, 2 एकम 2। तो r बराबर मिल गए 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अब हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। इसके लिए सूत्र है L बराबर वर्गमूल r का वर्ग प्लस h का वर्ग। r का तो r के जगह हम लोग 6 लिखेंगे। 6 का वर्ग प्लस h का वर्ग, h के जगह 8 है। अब 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 100। 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10। तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अब हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र है पाई आर एल। यहाँ पर मान रखेंगे। पाई गुणित आर का मान 6 है और एल का मान 10 है। 6 और 10 का गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 60। तो वक्र पृष्ठ मिल गई 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन, इसके लिए सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई गुणित पाई, आर का मान है 6 तो ये 6 का वर्ग। 6 का घात 2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 गुणित 6 2 बार। और एच का मान है 8।
यहाँ पर 3 और 6 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो हम लोग को मिल गए पाई गुड़ी 2 गुड़ी 6, 2 छिक्का 12, 12 अट्ठे 96, तो शंकु का आयतन हम लोग को मिल गई 96 पाई घन सेंटीमीटर। ये अपना दूसरा उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15। सरल रेखा 5x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0 को y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को सरल रेखा का समीकरण दिया है 5x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पर 5x और माइनस 7 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस 5x होगा, प्लस 5x पक्षांतर के बाद माइनस हो जाएगी, ये माइनस 5x और माइनस 7 जो है पक्षांतर के बाद प्लस 7। अब इस 6 को भी पक्षांतर कर देंगे, 6 यहाँ y गुणा होगी, पक्षांतर के बाद भाग चले जाएगी, तो इसको लिखेंगे 5x प्लस 7 पूरे का बटे 6। अब इसको अलग अलग हर के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगी माइनस 5 बटा 6x और 7 के हर के रूप में लिखेंगे 7 बटा 6। ये जो है y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में हो गई। अब हम लोग को इसकी तुलना सरल रेखा y इक्वल टू mx प्लस c से करेंगे तो यहाँ पर m को देखिए, यहाँ पर mx है, m के जगह यहाँ पर माइनस 5 बटा 6 है। ये क्या है, सरल रेखा की ढाल m बराबर माइनस 5 बटे 6 मिल गई, ये उत्तर हो गई। अब उसके बाद अंतःखंड निकालना है तो यहाँ से c के जगह क्या है 7 बटा 6 है, c बराबर 7 बटा 6 ये अपना दूसरा उत्तर हो गया। अब प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपए थी। उसने 20,000 रुपए जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपए प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया है। दे आयकर की गणना कीजिए। आयकर गणना के पूर्व सामान्य भविष्य निधि तथा जीवन बीमा पॉलिसी आदि में नियोजित राशि का अधिकतम 1 लाख रुपए कर मुक्त है। आयकर की दरें निम्नानुसार है। यहाँ आयकर की दर दिया है 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है, 2 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 10% है, 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक 20% है। शिक्षा उपकर जो है दे आयकर का 3% है। तो आइए हम लोग इसको गणना करते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्टेप वाइज बनाते हैं। सबसे पहले कुल वार्षिक यहाँ पर कुल वार्षिक आय प्रश्न में दिया है 3,60,000 रुपए है। उसके बाद कितना कितना छूट मिल सकता है, जो जमा कर रहा है जो छूट योग्य राशि यहाँ जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश कर रहा है। पहला जो है जीवन बीमा पॉलिसी ये कितना का है 20,000 रुपए का है। उसके बाद दूसरा जो है सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि क्या है 4,000 रुपए प्रति माह है, 1 साल तक जमा करेगा, मतलब 12 महीने तक जमा करेगा, 12 से गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 4800 रुपए 4,000। अब कुल छूट इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी 6,800 रुपए। अब हम लोग कर योग्य राशि निकालते हैं। कर योग्य आय ये क्या है, कुल वार्षिक आय में से हम लोग कुल छूट को घटा देते हैं। वार्षिक आय इसका ये 3,60,000 रुपए है और कुल छूट है 68,000 रुपए। इसको घटाने पर हम लोग को मिल जाएगी 2,92,000 रुपए। अब इसी राशि पर हम लोग आयकर की गणना करेंगे। चौथे नंबर पर हम लोग को आयकर की गणना करना, चौथा स्टेप। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट में आते हैं। सबसे पहले क्या है 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं है, मतलब 0 आयकर। उसके बाद 2 लाख 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 10% है। तो यहाँ 5 लाख इसका आय नहीं है, यह 2,92,000 है। 2,92,000 से हम लोग 2 लाख को घटाएंगे फिर उसका 10% निकालेंगे। तो 2,92,000 को हम लोग घटाएंगे तो 2,92,000 से 2 लाख घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 92,000। इसका 10% निकालने के लिए 10/100 का गुणा करेंगे। यहाँ पर 1 शून्य अंश से 1 शून्य हर से कैंसिल, 1 शून्य अंश से 1 शून्य हर से कैंसिल, तो हम लोग को मिल गई 9,200। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हम लोग को कुल कर मिल जाएगी। 0 और 9,200 को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 9,200 रुपए।
अब आते हैं हम लोग शिक्षा उपकर। ये क्या है, कर का 3% है। ये आयकर अपना 9,200 है। अब उसके बाद इसका 3% निकालने के लिए 3/100 का गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 शून्य ऊपर 2 शून्य नीचे कैंसिल, 92 और 3 का गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 276 रुपए। अब अंत में कुल देय राशि, छठवां स्टेप कुल देय राशि की गणना करेंगे। कुल देय राशि कितना हो जाएगी, आयकर है प्लस उपकर। आयकर कितना है, आयकर 2,92,000 रुपए है और उपकर 276 रुपए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 9,476 रुपए। यही हम लोग का उत्तर है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।